हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द लर्न स्किल्स यूट्यूब चैनल में एंड डेली मोशन चैनल में। मेरा नाम है मयंक भटनागर। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर का पहला अध्याय यानी कि कंप्यूटर का परिचय चैप्टर 1। इस चैप्टर के अंदर हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो देख लेते हैं। ये हमारे 7 टॉपिक्स हैं इसके अंदर: हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें पहला टॉपिक हम उठाते हैं यानी कि समझते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास को हम थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। कंप्यूटर की शुरुआत से पहले यानी कि कंप्यूटर जब से शुरू हुआ उससे पहले सबसे पहले क्या आया? एक फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन आई यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन, जिसको क्या कहा गया? अबेकस, जिसकी खोज लगभग 5000 साल पहले चाइना में हुई थी। ये हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। इसी को आधार मान के ही हमारा सर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। सर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था? सन 1822 में सर चार्ल्स बेबेज ने प्रथम यांत्रिक मशीन बनाई जिसका नाम डिफरेंस इंजन दिया गया, और उसी के आधार पर यानी कि उसी को थोड़ा डेवलप करके उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया 1833 में। और इसी दोनों मशीनों को आधार मान के ऐसे ही हमारा मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और ये हमारा है डिफरेंस इंजन। ये हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मतलब कैलकुलेशन करने वाली मशीन थी फर्स्ट। और ये है हमारा एनालिटिकल इंजन। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। यानी कि अभी तक जितनी भी पीढ़ियाँ कंप्यूटर की चलती आ रही हैं, तो कौन कौन सी पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं और कौन सी वर्तमान में चल रही हैं, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले है हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1946 से लेके 1956 तक। और ये कंप्यूटर्स की विशेषता ये थी कि मतलब इसके अंदर ये काफ़ी बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे और इसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। और डेटा को स्टोर करने के लिए भी मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। जब कंप्यूटर की केवल शुरुआत ही हुई थी, ये काफ़ी नाजुक और कम विश्वसनीय थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि केवल शुरुआत हुई थी तो उस लेवल पे कि ये काफ़ी बड़े हुआ करते थे, और कम विश्वसनीय का मतलब त्रुटि इनके अंदर आ जाती थी आसानी से। बहुत सारे एयर कंडीशनर का इसमें यूज़ किया जाता था क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। और इसके अंदर मशीनी तथा असेंबली भाषाओं का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है ये समझना जरूरी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा था NEA, जो कि फर्स्ट पीढ़ी का ही था यानी कि प्रथम पीढ़ी का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जिसको 1946 के अंदर जॉन प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोचली ने इसको डेवलप किया था। ये हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ही आता है। आप फोटो में भली भांति देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें यूज़ किया गया। और एसडैक, एडसैक, एडवैक और यूनिवैक ये सब हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। तो नॉलेज के पर्पज से ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन 1956 से 1954 तक चली। इसके अंदर थोड़ा विकास हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब के बदले इसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा। और ये इसमें ऊर्जा की खपत फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर से थोड़ी कम होती थी, थोड़े से विश्वसनीय भी थे और थोड़े उससे तेज भी थे और थोड़े कम खर्चीले भी थे। और जब फोटोन और कोबोल जैसी लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा, डेटा संग्रहण भी थोड़ा तेज हो गया और प्रिंटर वगैरह भी अटैच करके इसमें यूज़ किया जाने लगा। अब इसके बाद हमारा है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1971 तक इसका यूज़ किया गया। इसके अंदर एकीकृत सर्किट का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि IC चिप्स का यूज़ किया जाने लगा। और ये प्रथम एवं द्वितीय
पेड़ों की अपेक्षा आकार और वजन इसका कम था और अधिक विश्वसनीय थे। काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन ये उस समय के हिसाब से कर लेते थे। पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव। पोर्टेबल का मतलब है कि इसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख भी सकते थे और रख रखाव इसका आसान था क्योंकि छोटे थे। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुकाबले छोटे थे तो इसका रख रखाव भी आसानी से हो जाता था। और उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग का मतलब यही है कि और अच्छी लैंग्वेजेस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए इसमें यूज़ की जाने लगी थी उस समय के हिसाब से। अब चौथी पीढ़ी है हमारी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब 1971 से 1985 में इसका यूज़ किया गया। इसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का यूज़ किया गया, यानी कि इसके अंदर उस समय ट्रांजिस्टर का यूज़ काफ़ी बड़े लेवल पे किया जाने लगा था। मतलब छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ चिप्स के अंदर आईसी की मदद से, जिससे कि कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए और कंप्यूटर गर्म होना भी कम हो गया काफ़ी। अभी तक कंप्यूटर क्या हो रहे थे, गर्म भी हो रहे थे और बड़े भी थे और कैलकुलेशन क्षमता भी कम थी। लेकिन जब से चौथी जनरेशन शुरू हुई तब से ही कंप्यूटर का कंप्यूटर के अंदर काफ़ी बड़ा विकास हुआ और इसका साइज भी काफ़ी कम हुआ, क्षमता भी काफ़ी अच्छी थी और कंप्यूटर काफ़ी हाई परफॉर्मेंस कर पाता था और अधिक मेमोरी क्षमता थी, स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा कर सकता था। अब हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1985 से अब तक। मतलब 1985 से अब तक के कौन से कंप्यूटर चलते आए हैं और भविष्य में कंप्यूटर किस आधार पर तय किए जा रहे हैं, यानी कि किस लेवल के कंप्यूटर्स का विकास किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक के ऊपर आधारित है, यानी कि उसी का एक एडवांस रूप है हमारा। जो हमारा वीएलएसआई था उसी का थोड़ा एडवांस है। इसके अंदर बड़े लेवल पे इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ किया जाने लगा, तो उससे क्या हुआ, कंप्यूटर और ज़्यादा छोटे होने लगे और ज़्यादा इनकी स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस, मतलब कि प्रोसेसर्स का, जब से ये जो यूएलएसआई टेक्निक है एक प्रकार की प्रोसेसर की टेक्निक है। प्रोसेसर जब से बनना शुरू हो गए थे तो कंप्यूटर्स काफ़ी छोटे हो गए, वजन भी इनका कम हो गया, साइज भी छोटे हो गए और काफ़ी बड़े लेवल पे इसका यूज़ किया जाने लगा। अब आज के टाइम में कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी किया जाने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल भाषा में यही है, कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स पहले ही डाल दिए जाते हैं जिससे कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक यानी कि खुद अपने आप काम कर सके। हम उससे कुछ कहेंगे तो वो अपने हिसाब से सोच समझ के काम कर सकता है। उदाहरण के तौर पर विंडोज़ कोर्टोना, यानी कि आपके पास अगर विंडोज़ 10 आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर विंडोज़ कोर्टोना आता है। उसके अंदर हम वॉइस से, मतलब कि मुंह से बोल कर हम अपना अलार्म सेट कर सकते हैं, अपना कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं और तमाम चीज़ें ट्रांसलेशन वगैरह भी हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा गूगल असिस्टेंस के बारे में तो आप बखूबी जानते ही होंगे। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित है। आप कोई भी चीज़ गूगल असिस्टेंट की मदद से काफ़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट हमारा नॉर्मली एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और एप्पल के फ़ोन में एप्पल सिरी का यूज़ किया जाता है। ये एप्पल सिरी भी हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम सर्च कर सकते हैं वॉइस से, यानी कि वो अपने आप सर्च करके हमें दिखा देगा, बस आपको बोलना है जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि कंप्यूटर क्या है। अब कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कंप्यूटर क्या है ये हमारा समझना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संगणक। और कंप्यूटर आप भली भांति बचपन से पढ़े थे आ रहे होंगे कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को केवल इतना ही पता होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इससे आगे की परिभाषा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही, लेकिन ये करता, मतलब कि वर्क किस तरह से करता है, जो कि डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, फिर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें देता है। अब ये किस तरह से होता है इसको थोड़ा आगे हम अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि डेटा क्या होता है।
डेटा किसी भी टाइप का एक ऐसा मटेरियल, यानी कि कोई भी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, मतलब किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटा कहलाती है। ठीक है। और कंप्यूटर की डेफिनेशन थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं कि कंप्यूटर के अंदर, मतलब कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की मदद से इनपुट लेता है, सीपीयू में प्रोसेस करता है, और आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ये हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन है, आप इसको याद रखना, टेक्निकल डेफिनेशन। इसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। उससे जस्ट पहले इसमें हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म रह गई है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इसमें हमारा प्रेजेंटेशन में रह गई। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज, टी से टेक्निकल, और आर से रिसर्च। ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। ठीक है। मतलब कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब कि ऐसी कॉमन मशीन जिसको हम एजुकेशन के पर्पज से भी, टेक्निकल पर्पज से भी, और रिसर्च के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर का मतलब है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है ये देख लेते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण ये हमारा साइज के ऊपर है वर्गीकरण, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल साइज कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब 3 भागों में कंप्यूटर को, अगर कंप्यूटर के फिजिकल साइज की बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि नॉर्मली इसके सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, और एक जगह, एक सिंगल लोकेशन पर ये रखा रहता है, मतलब कि एक टेबल पर ये रखा रहता है। इसको हम एक जगह ही यूज करते हैं ज़्यादातर। अब लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। ये नॉर्मली हमारा लैपटॉप कहलाता है। पाम टॉप क्या होता है? पाम टॉप का यूज वैसे काफ़ी कम हो गया है जब से मोबाइल फोन्स आ गए हैं, लेकिन पाम टॉप का यूज होता है मिलिट्री डिफेंस के सेक्टर में, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर्स का यूज होता है। पाम का मतलब होता है हथेली। ये हथेली पे काफ़ी आसानी से आ जाते हैं, मतलब कि हथेली के बराबर ही होते हैं, जेब में भी आप इसको आसानी से रख सकते हैं मोबाइल फ़ोन की तरह। तो ये भी छोटे कंप्यूटर होते हैं हमारे, मतलब कि वजन में काफ़ी हल्के होते हैं। सबसे ज़्यादा वजन किसका होता है? डेस्कटॉप का, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद पाम टॉप। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि फंक्शन के आधार पे भी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। अब फंक्शन के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में कैसे कैसे? जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? सिंपल भाषा में हम समझते हैं, ज़्यादा जटिल लैंग्वेज में हम नहीं समझेंगे, मतलब कि सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है। जो कि एनालॉग डेटा का मतलब क्या है? अब डेटा से कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा का मतलब ये है किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, कोई भी इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, किसी भी टाइप में आ रही है, वो हमारा क्या होता है? डेटा। अब डेटा को अगर हम एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं इस कंप्यूटर की मदद से, तो वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर करता है। ठीक है, इस एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है हमारा? जो सिंपल भाषा में डेटा को 0 1 के रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? जो कि डेटा को डिजिटल और एनालॉग दोनों ही सिग्नल्स में आसानी से कन्वर्ट कर देता है, वो हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अलग अलग क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ मैकेनिकल क्षेत्र में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ तो नॉर्मली हर जगह होता है, यानी कि हम पर्सनल यूज़ के लिए भी करें, बिजनेस के लिए भी करें, आजकल डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ हर सेक्टर में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, जहाँ पर एनालॉग, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके हमें रिपोर्ट मिलती है, बाद में रिपोर्ट निकाली जाती है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा संभव हो पाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग और स्पीड के ऊपर आधारित कंप्यूटर।
के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर। अभी तक जो हमने समझा था कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं फंक्शन के आधार पर, और ये हमने समझा था कि कंप्यूटर साइज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। साइज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, फंक्शन के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और डेटा कैपेसिटी, स्टोरिंग कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हम नॉर्मली डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर की भी 4 श्रेणियां होती हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब सबसे पहले आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है हमारा, नॉर्मली जो हम घर पे कंप्यूटर यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। साइज में छोटा होता है, ठीक है, कम एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता नहीं है। नॉर्मल एप्लीकेशंस का हम यूज़ करते हैं इसमें, मतलब कि वही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और छोटी मोटी टाइपिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन हम इसमें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफिस या घर के लिए हम नॉर्मल पीसी यूज़ करते हैं। नॉर्मल पीसी का मतलब यही है कि काफ़ी कम कॉन्फ़िगरेशन वाला, मतलब कि नॉर्मल क्षमता वाला, जो हल्के फुल्के टास्क आसानी से कर लेता हो, वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। अब इसके बाद होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में और ज़्यादा एडवांस और प्रोसेसिंग स्पीड्स की काफ़ी अच्छा होती है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स आर पावरफुल कंप्यूटर्स एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, अच्छा होता है, मेमोरी क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, और इसके अंदर हम इससे भी ज़्यादा टास्क कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, यानी कि काफ़ी सारे टास्क एक बार में आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं इसके अंदर। और जब नॉर्मली इसका भी यूज़ हर सेक्टर में किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा होता है हमारा, मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादातर ये घर के पर्पज़ से नहीं होते हैं, यानी कि ये बिजनेस के पर्पज़ से, या जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग, या 100 या 150 या 50, 2 से 200 यूज़र्स तक, नॉर्मली 2 से 200 यूज़र्स तक एक साथ इस कंप्यूटर पर टास्क कर सकते हैं। यानी कि ये काफ़ी बड़ा भी होता है और काफ़ी सारे ज़्यादा यूज़र्स इसमें एक साथ टास्क कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो कि अब जब ये इतने सारे यूज़र्स एक साथ टास्क कर सकते हैं, तो आप भली भांति जानते ही हैं कि मिनी कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। हैवी का मतलब प्रोसेसिंग क्षमता इसकी काफ़ी अच्छी होती है, मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, और एक प्रकार का सर्वर ही होता है जिसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ या यूज़र्स की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का नाम तो आपने भली भांति सुना ही होगा, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। और इसके अंदर क्या-क्या किया जा सकता है, इसका यूज़ साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वेदर फोरकास्टिंग और डिफेंस के सेक्टर में इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ ऐसे एरिए जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जटिल होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए जानकारी के लिए कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 10,000। इसको डेवलप किसने किया था, सी डैक ने। सी डैक एक इंडिया की कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया था पुणे के अंदर 1998 के अंदर, ठीक है नी। और दूसरा कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसका यूज़ कहाँ होता है, ये मैं आपको और बता दूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, यहाँ पे बड़े-बड़े सर्वर्स होते हैं, वो सारे जितने भी बड़े लेवल पे, जितने भी ब्रॉड नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एयरटेल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनी, अमेज़न हो गई, ये सारे जिस लेवल पे हमको सर्विसेज़ देते हैं, तो ये इन कंप्यूटर की मदद से हमको सर्विसेज़ मैनेज करके देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स एक साथ टास्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसमें ये है हमारी कंप्यूटर की यूनिट्स। तो जैसे कि हम बाज़ार से कोई भी सब्ज़ी लेने जाते हैं या आटा दाल लेने जाते हैं, तो वो किलो में लेके आते हैं, ठीक है नहीं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जो डेटा है, उसका भी एक टाइप है, यानी कि यूनिट टाइप।
जो डेटा स्टोर होता है वो किसी न किसी टाइप में होता है, तो उसका जो टाइप है वो होता है बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट। इसकी फुल फॉर्म क्या है बिट की? बाइनरी डिजिट। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। हैं तो बेसिक, लेकिन पता होने चाहिए कि कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने की 1822 में। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। और कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट, BIT बिट। और इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट या बाइनरी इंटीजर भी हम कभी कभी कह देते हैं। नॉर्मली बाइनरी डिजिट इसकी फेमस है और ये आपको याद रखनी है। बाइनरी डिजिट का मतलब यही है, इसके अंदर केवल 2 वैल्यूज होती हैं, यानी कि 0 और 1। और कंप्यूटर भी जितनी भी कैलकुलेशंस करता है वो 0 और 1 के रूप में ही करता है और समझता है, ठीक है, जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते, जो कि इंटरनली करता है अपने हार्डवेयर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के रूप में। लेकिन इसके अंदर 0 1 के अंदर ये कैलकुलेशन करता है। अब इसके अंदर हमारा ये एक यूनिट मेजरमेंट है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा 4 बिट के अंदर 4 बिट इक्वल 1 निबल, यानी कि 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है। और ये निबल कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, निबल एक यूनिट का नाम है बस, आपको एक नाम याद रखना है। 4 बिट मिलाकर एक निबल बनता है बस। 8 बिट मिलाकर क्या बनता है? एक बाइट बनता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि कंप्यूटर में कहीं हमने लिख दिया ए, तो अगर हमने कहीं पर ए लिख दिया तो वो ए जो है एक बाइट जगह स्टोर करेगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अगर हमने कहीं भी कंप्यूटर में कुछ लिखा, मतलब कि एक करेक्टर यूज करने के लिए कितना डेटा यूज करता है कंप्यूटर? एक करेक्टर अगर स्टोर करेगा तो एक करेक्टर स्टोर करने के लिए 1 बाइट जगह स्टोर करता है कंप्यूटर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसे ही 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 केबी, सॉरी केबी का मतलब 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है। तो केबी कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है किलोबाइट। तो बच्चों को किलोबाइट तो पता नहीं होता, केबी पता होता है। केबी MB GB तो पता होता है, लेकिन किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट नहीं पता होता। तो आपको फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म के रूप में ही ज़्यादातर आता है। तो 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, जिसे हम MB बोलते हैं। ऐसे ही 1024 MB 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, जिसे हम GB बोलते हैं। 1024 GB 1 टेराबाइट के बराबर होता है। और 1024 TB 1 पेटाबाइट और 1024 PB 1 जेटाबाइट। और 1024 एक्साबाइट हमारी 1 जेटाबाइट के बराबर होता है। और 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट के बराबर होता है। मतलब कि अभी तक की सबसे बड़ी यूनिट हमारी योटाबाइट कही जाती है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने की डेटा? योटाबाइट। ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रख सकते हो और इनको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, क्योंकि सब में 1024 ही है और शुरू में 4 8 है, ठीक है। बस 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 KB 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, यानी कि 1 TB के अंदर 1024 GB होते हैं, ये आप याद रखना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, अब विशेषताओं में क्या क्या होता है? विशेषताओं का मतलब यही है कि कंप्यूटर किस तरीके से अपने जो भी काम करता है उसको कैसे हैंडल करता है, और उसकी मतलब विशेषताएं हैंडल कैसे करता है और किस तरह से मैनेज करता है। सबसे पहले तो स्पीड, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है। यानी कि अगर हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो काफ़ी 1 सेकंड से भी कम समय में हमको वो आउटपुट दे देता है। ऐसे ही एक्यूरेसी का मतलब यही है कि बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आपको देता है वो, जिसके अंदर दशमलव की भी गलती नहीं होगी, यानी कि 0.1 की भी गलती नहीं होती है, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन में करके देता है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब यही है कि हम कंप्यूटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक भी डेटा वो सुरक्षित स्टोर करके रखता है। रिलायबिलिटी और वर्सेटैलिटी और डिलीजेंस, इन सब का मिला जुला मतलब यही है कि कंप्यूटर काफ़ी विश्वसनीय मशीन है, जिसके अंदर हम जो भी टास्क उससे करवाते हैं वो आसानी से उसको हैंडल करता है। जैसा आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हो वैसा ही वो आउटपुट आपको दिखाता है। वर्सेटैलिटी का मतलब यही है कि हम उसको किसी भी सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अगर कोई गेम खेलना चाहते हो तब भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो।
आप अगर टाइपिंग करना चाहते हो तब भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, आपको कोई मेल भेजना हो तब भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स में आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर अपने आप में एक विश्वसनीय मशीन है जो कि आपके निर्देशों के हिसाब से ही चलती है। आपने जैसा निर्देश उसे दिया है वैसे ही वो कंप्यूटर टास्क यानी कि परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? एक सेकंड, इससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा अभी? ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। बिल्कुल, ये भी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं और ये भी कंप्यूटर की। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस। अब इसमें कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, यही विशेषताएं हैं। मतलब कि हर सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के पर्पज से भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में भी, बैंकिंग में भी, वेदर फोरकास्टिंग में भी, एंटरटेनमेंट में भी होता है और डिफेंस के क्षेत्र में भी। कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मतलब कि कंप्यूटर प्रोसेस किस तरह से करता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल आपको पता ही होनी चाहिए कि सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर क्या लेता है, इनपुट लेता है, यानी कि जब तक हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन देंगे नहीं वो कंप्यूटर खुद काम थोड़ी ना करेगा। तो हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, किससे देते हैं? इनपुट डिवाइस यानी कि माउस से। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कोई भी इनपुट देते हैं। सीपीयू के अंदर क्या होता है? प्रोसेस। और आउटपुट डिवाइस की मदद से हमें क्या मिलता है? आउटपुट। सिंपल भाषा में हमने माउस से कुछ इनपुट दिया, सीपीयू में प्रोसेस हुआ और मॉनिटर से हमको आउटपुट नजर आया। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि माउस से हमने कुछ भी इनपुट दिया, जैसे कि मान लीजिए हमने एक प्रिंट की कमांड दी, तो माउस से हमने एक प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट की कमांड दी, तो माउस से हमने एक इंस्ट्रक्शन या इनपुट दे दिया। अब वो प्रोसेस किस में होगा? सीपीयू के अंदर। और आउटपुट यानी कि आउटपुट हमारा प्रिंटर से मिलता है, क्योंकि प्रिंटर आपके उससे कनेक्ट होना चाहिए। तो प्रिंटर से जो पेपर निकल के आता है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको आउटपुट मिल जाता है। तो यही हमारा क्या है, कंप्यूटर की बेसिक साइकिल जो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की बेसिक प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, कंप्यूटर वर्क किस तरह से करता है। इसके बाद बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and follow.